हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसकी मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी इन विच वी विल कवर द कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको पूरे को हम इसमें कवर कर लेंगे। सो आई विल मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दिस एंड आई प्रॉमिस अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ईजीली और आपके टिप्स पर याद हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे आया, फिर इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहला सिस्टम था वो था आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सपोज़ आपने कोई भी एक चीज़ खरीदी, सपोज़ ए ने राइस खरीदा और वो बी से ख़रीदा, तो राइस के बदले में उसे पैसे नहीं देता था, वो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ सामान ही दे देता था। ठीक है, तो दैट वाज बार्टर सिस्टम, जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता हो। ओके, पैसे नहीं चलते थे, सामान के बदले सामान। फिर आए आपके मुस्लिम्स जो थे इंडिया में आए, उन्होंने बार्टर सिस्टम देखा। जब उन्होंने बार्टर सिस्टम देखा तो उन्होंने इसको रिमूव किया और कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, मींस सिक्के लेके आए। तो मुस्लिम टाइम में सबसे पहले सिक्के आए थे। फिर आपके ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल आप सभी जानते हैं, अंग्रेज़ जब इंडिया पर आ गए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई सही सा लॉ ही नहीं है जिसके तहत लोगों को लायबिलिटी मिले या राइट्स मिले उनके ट्रेड के या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो यही सोच के उन्होंने एक आपके लॉ पास किया। तो ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिशर्स की इंडियन पार्लियामेंट थी, वहाँ पर उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पास किया और ये 1 सितंबर 1872 को इनेक्ट कर दिया गया। ये जो था आपके इंग्लिश कॉमन लॉ से इंस्पायर था और इसको ड्राफ्ट किया था थर्ड लॉ कमीशन में। हम जानते हैं कि 3 लॉ कमीशन बनाई गई थी, उनमें से जो थर्ड वाली थी उसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो सबसे पहले इसका नेचर सिविल लॉ है। इट इज़ अ सिविल लॉ, ये एक सिविल लॉ है जो कि प्रॉपर्टी राइट या ऑफिस से रिलेटेड ग्राउंड्स को कवर करता है, या कवर करता है आपके ट्रांजैक्शन को और पार्ट ऑफ सिविल लॉ को। ठीक है, मीन्स आपका लेना देना जो भी होता है वो सब व्यापारिक चीज़ें जैसे फीस हो गई, बाइक हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इन सबको कवर करता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये सॉल्व करता है राइट्स और लायबिलिटीज़ जो भी ट्रांजैक्शन के अंडर आती है। सपोज़ आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है या किसी को चीज़ बेची है तो आपके क्या क्या राइट्स हैं उसके अंडर, वो सब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। सेकेंड नेचर है कि एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब याद रखिएगा कि लॉ मेनली 2 टाइप के होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जो कि इंसान के राइट्स या लायबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, जैसे आपका आईपीसी हो गया। ओके, और प्रोसीजर लॉ होता है जो कि बताता है कि ये जो सब्सटेंटिव लॉ है ना, ये आईपीसी है या सीआरपीसी है, ये जो लॉज हैं इनको किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, मीन्स लागू करना है। तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, मीन्स राइट्स और लायबिलिटीज़ वाला लॉ है। फिर आता है इट इज़ एन इफेक्ट नॉट रेस्ट्रोस्पेक्टिव, मीन्स पिछली तारीख से लागू नहीं है, पूर्व प्रभावी कानून जिसे कहते हैं। इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव इन नेचर, मीन्स ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाहर भी एक्ट्स हैं। मीन्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनकी मदद से ये कम्प्लीटली वर्क करता है। मीन्स क्या, ट्रांजैक्शन जो आपकी कम्प्लीटली वर्क करती है। एक ये मतलब नहीं है किसी से आपने एक चीज़ खरीदी है, सपोज़ आपने एक चीज़ खरीदी किसी इंसान से। ओके, अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो सब सही किया है, बट सब कोई और एक एक्ट है उसके हिसाब से आप ये जो खरीदना बेचना है उस एक्ट के हिसाब से वॉयलेट कर रहे हो। तो आईपीसी इज़ एग्जॉस्टिव इन नेचर, मीन्स वो कंप्लीट नहीं है अपना आप में, उसके अलावा भी जो एक्ट्स हैं उनको सबको ध्यान में रखा जाता है या उन सबको भी कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। मेनली इसके 2 ही पर्पस हैं, टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड बाय रिस्पेक्टेड प्रोमिसेस ऑफ पार्टीज। मीन्स सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको 5000 रुपीज़ देगा अगर बी जो है वो ए को 2 घंटे रोज़ पढ़ाए, और ए जो है वो आपका स्टूडेंट है और बी जो है टीचर है। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ ए और बी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट देन सूट कैन बी फाइल्ड। अब सपोज ए ने पढ़ने से मना कर दिया तो बी जो है इसको सू कर सकता है, इस पर केस कर सकता है। और सेम सपोज बी ने ए को तो पढ़ा दिया बट ए ने अब पैसे देने से मना कर दिया तो बी कैन सू ए।
कि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो प्रॉमिसेस ताकि लोग ना तोड़े उनके पैसे से रिलेटेड, इसीलिए आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। सेकेंड है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हर एक पर्सन का राइट और दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है। जैसे हमने यहाँ किया कि ए का राइट है पढ़ने का और उसे पढ़ाने की ड्यूटी किसकी है, बी की। तो ये ड्यूटी और राइट आपस में बने रहें, इसीलिए भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इम्पॉर्टेंट है और ये उसका पर्पज़ है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टीज। हम ये चीज़ समझते ही हैं, अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। आप अकेले तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। ऑफ़र का मतलब क्या होता है? ऑफ़र का मतलब होता है एक्सेप्टेंस प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने किसी को कोई ऑफ़र दिया है, उसमें उस इंसान की एक्सेप्टेंस चाहिए और एक्सेप्टेंस के साथ अगर वो कोई कंडीशन लगाना चाहता है वो भी है। ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो सेकंड पॉइंट है हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो थर्ड पार्टी का राइट है जो रिकॉग्नाइज नहीं होता, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। फिफ्थ इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपका होता है, आपने सपोज ए हुआ और एक बी है, तो एक ने बी से कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा अगर बी आप ए को पढ़ाओगे। तो ये जो इसमें 5,000 है ना, ये इसका कंसिडरेशन होगा। फिर कंसिडरेशन सप्लाइड बाय एनी पर्सन। ये जो कंसिडरेशन है ये कोई भी इंसान दे सकता है, ए भी या बी भी या और कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। अ प्रपोजल कांट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट अपॉन प्रपोजी। ये भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। बोथ पार्टी मस्ट फुलफिल देयर प्रोमिसेस। हर पार्टी को अपना प्रॉमिस फुलफिल करना होगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। अब इंटेंशन ज़रूर होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने की। सोशल रिलेशनशिप पे आप केस नहीं कर सकते। सपोज हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया है कुछ करने का, अब हस्बैंड सपोज वो काम नहीं करता तो वाइफ कैन नॉट सू द हस्बैंड, ठीक है, वो क्योंकि एक सोशल रिलेशनशिप है। फिर होता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर कैपेसिटी टू डू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है, किसमें क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम इसका स्कोप देख लेते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद एग्रीमेंट्स विच कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ आपके उन एग्रीमेंट्स पे काम करता है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ कहती है कि एनफोर्स होने चाहिए। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्शियल लॉज का, क्योंकि हर एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो है ना वो एक एग्रीमेंट से ही शुरू होती है जो लगभग 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों के बीच होती है। जो स्कोप है आपका वो इंट्रोड्यूस करता है डेफिनेटनेस कॉमर्शियल और अदर ट्रांजैक्शन में। मींस डेफिनेटनेस होनी चाहिए कि उतना ही, अगर किसी को कुछ देना है तो उतना दो जितना कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी से कुछ लेना है उतना लो जितना कॉन्ट्रैक्ट में है। अब सर विलियम एंसन ऑब्जर्व्स एज, अब एक ये आपके ग्रेट पर्सनैलिटी है, उन्होंने ऑब्जर्व किया एज द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हैड इट्स ओरिजिन इन द अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट what a man has lawfully acquired shall retain. So law of contract is intended to ensure what a man has been lent to expect shall come to pass and that what has been promised to him shall be performed. In this video we have covered the introduction of Indian Contract Act, उसका आपका नेचर, उसकी हिस्ट्री, स्कोप, प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वीडियोस में हम सेक्शन वाइज हर एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे विद द केस लॉज। सो प्लीज़ स्टे इन कॉन्टैक्ट ताकि आप इजीली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ सकें और याद कर सकें। थैंक यू।